नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने खालिस्तान झंडे सिंह भिंडरा वाले पोस्टर लहराए। इसके अलावा खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी के मौके पर सिख समुदाय के कुछ लोगों ने ये नारेबाजी की और पोस्टर लहराए। राज्य में आज ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आज शाम कई सिख संगठनों ने खालसा मार्च निकालने का ऐलान भी किया। इसे देखते हुए अमृतसर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। यही नहीं, कई संगठनों ने आज अमृतसर बंद भी बुलाया है। इसका असर रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हैट्रिक जीत मिल गई। भाजपा की अगुवाई में मोदी सरकार 3.0 शपथ लेने को तैयार है, मगर भाजपा को एक चीज रह रहकर याद आ रही होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इतना बड़ा झटका कैसे मिला। भाजपा ने यूपी, महाराष्ट्र समेत हिंदी बेल्ट के राज्यों के सहारे 400 पार का ख्वाब देखा था, मगर लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। अपने दम पर बहुमत न मिलने और यूपी, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से पिछड़ने के भाजपा में साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। बस थेट प्रश्न हाच आहे की समजा जर गडकरी पंतप्रधान म्हणून पर्याय समोर येत असतील तर अशा वेळेस शिवसेना युबीटीची काय भूमिका असणार? शिवसेना युबीटीची भूमिका आहे इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडी बरोबर राहणं आणि ज्या जनतेने आम्हाला साथ दिली त्यांच्याशी बेईमानी न करणं हीच राहील। देखिए, ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। आपके साथी मोदी केसरकर साहब ने बयान दिया, राउत साहब मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहां तक कह दिया और कि फडणवीस के सहारे मेरा एक जवाब पूरा हो। और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति, इस राज्य में महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा, लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम अगर किसी ने किया होगा वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और उसकी कीमत ये चुका रहे हैं। आपने यहां तक कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। ये भी है, ये भी है। ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं। राउत साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री होते हैं तो संघ का उनको समर्थन रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि आप संघ का समर्थन, मुझे ये नहीं लगता है। मोदी जी सत्ता में रहते हुए मोदी शाह जी ने संघ को भी खत्म करने का काम किया ना, संघ का महत्व कम करने का काम, ये सब तो हमारे सामने हुआ है। सभी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक, संवैधानिक, सभी इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। और ये 2019 में सबसे पहले बोलने वाले चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये तक कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम में मैनिपुलेशन करके हमको हराने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे मोदी और शाह है। ये चंद्रबाबू जी का आरोप था उस वक्त, और चंद्रबाबू जी उनके साथ है। हमारी उनको शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि संघ की तरफ से गडकरी हो या राजनाथ सिंह, ये विकल्प भी तैयार है। वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि यूपी में बीजेपी की हार की बड़ी वजह है ज्यादा उत्साहित हो जाना। कई नेताओं ने ये सोचकर काम ही नहीं किया कि जीत ही जाएंगे।
पहले तो हम लोगों का जो उद्देश्य था कि भारत को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए मोदी को, और उसमें हम लोग सफल हुए और सफलता में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री चुनने का अवसर मिला देश को, उसके लिए बधाई देता हूं। और हार जीत जो है वो राजनीति का हिस्सा है और समीक्षा किया जाएगा उस पर। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, उसके साथ बैठा जाएगा और कुछ न कुछ हमें लगता है कि जो विपक्षियों ने जो अपने हिसाब से मुद्दे बनाए थे उसको उन लोगों ने कैश कराया, और हम लोग काम तो किए थे लेकिन काम को समझाने में हमको लगता है कि उतनी कामयाबी नहीं मिली। हमको लगता है उस पर बैठ के विचार होगा, देखा जाएगा, जो कमियां रहेंगी उससे सुधार किया जाएगा और आगे फिर हम लोग आगे की सीटें फिर से जीतेंगे। कल एनडीए की बड़ी बैठक नहीं, ऐसा नहीं है। 39 पार्टियां पहले थी, 50 पार्टियां थी, और चूंकि वो सरकार बनाने का बैठक था और मोदी जी को फिर से चुनने का वो था, तो उसमें नहीं बुलाया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो जीते हुए जितने घटक थे उनको बुलाया गया था। अभी फिर जब हम लोगों का अवसर आएगा तो निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, निषाद पार्टी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगा। अयोध्या की अगर बात करें, मैंने बता दिया ना कि हम लोग अपनी बातों को, अपने उसको, चूंकि विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया था तो उस पर वो जो संविधान मुद्दे हैं और जो भी रहा वो लास्ट आवर में कुछ उसको है, लेकिन मैंने बताया ना कि हम लोग उसको, इस बात को समझाने में हम लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पाए कि सब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो मामला, हम निषाद पार्टी के, जो हम निषादों के हैं, हम हर जगहों पर जो बूथ की समीक्षा की है, संत कबीर नगर के लगभग हम 5 विधानसभा के 535 बूथों पर निषाद हैं और हम लोग लगभग 500 बूथों पर जीते हुए हैं। और बाकी अब कैसे नहीं जीते उसे सोचा, और जगहों पर भी, गोरखपुर में भी हर जगह हमारा जो मछुआ समुदाय, जो हमारे बूथ हैं वो हमारे साथ रहे। बाकी जो दलित रहा वोट, जिसको लोगों ने गुमराह करके संविधान बदल दिया, उस पर लोगों को रहा, और कुछ हमारे समाज को भी उन लोगों ने गुमराह किया कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो वही मैंने कहा कि उसको समझाने में हम लोग कामयाब नहीं रहे। आगे फिर हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, पता चलेगा हम लोग कि कहाँ जो कमी रहेगी उसको सुधारेंगे, आगे फिर हम लोग जीत दर्ज करेंगे। बार बार ये बात कही जा रही है कि मंत्री की सीट बंटवारे में क्या वाकई में गलतियां हुई, जिसके चलते ये उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान है? अब वो तो बैठक और समीक्षा का विषय है, जब तक उस पर चर्चा विचार विमर्श न किया जाए तब तक उस पर कहना कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे को वजह नहीं मानते हैं? अभी तक तो वो वजह नहीं है। जो वजह ये है कि हम लोगों ने काम बहुत किया था लेकिन वो समझाने में हम लोग नाकामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी या अन्य कई मंत्री, जिन्होंने ये बात कही कि घमंड आ गया था या इस तरह की चीजें कही। थोड़ा सा ये था कि लोगों के अंदर आया कि हम जो अति उत्साह जो होता है ना, अति उत्साह होता है, और या जो मैसेज था कि नहीं सारे हम जीत रहे हैं, तो जीतने के उसमें रहे कि लोग सुस्त हो गए कि भाई वो तो जीत ही रहे हैं, सब सीट जीत रहे हैं तो एक नहीं जीतेंगे। और कुछ लोगों ने उस तरीके से मतलब उदासीनता दिखाई या सक्रियता नहीं दिखाई, तो इसमें भी कुछ सीटें ऐसी रही। हैदराबाद सीट से हारने के बाद माधवी लता ने कहा कि वोटर्स को विपक्ष ने भटकाने का काम किया है, लोगों को आरक्षण खत्म करने का डर दिखाई दिया गया। मैम, बीजेपी ने इस देश में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इंडिया अलायंस में 300 तक भी नहीं पहुंच सका। तो क्या सेटबैक हुआ था बीजेपी पार्टी को इस देश में? आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी इस टारगेट को पहुंच नहीं पाया? मैं एक ही बात बताती हूँ भैया कि भाजपा में सारे लीडर्स को सीधे साधे सामने से लड़ना ही आता है, लेकिन इतिहास और पुराणों में ये काफी बार दिखाया गया है, जब भी न्यायबद्ध कोई लड़ाई लड़ते हैं, जीतता तो न्याय ही है, लेकिन उसके जो लड़ाई हम असत्य से करते हैं, अन्याय से करते हैं, इस दौरान हम बहुत सारा खोना भी पड़ता है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रत्यर्थी के पार्टी लोग एक दलित का बात का गलत मतलब निकालकर जो
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बात भी नहीं था, जो बात मोदी जी से या अमित जी से नहीं निकला, उसको ये लोग बनाकर उस बनावटी बात के ऊपर कई लोगों को एक डर जो दिखा दिया है। तो कभी होता है जैसे कि 5 उंगली एक तरह से नहीं होते हैं, हर मतदाता एक प्रकार से नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो भटक गए थे इस बात को सच मानकर। और दूसरी बात, जो मुसलमान का रिजर्वेशन का था, वो मुद्दा आपका नहीं था और वो मुद्दा देश के लिए नहीं था। वो कहीं कर्नाटका में कई दिन पहले एक दूसरी समस्या के ऊपर बात किया हुआ था, उसका वो लोग एडिट कर उसका गलत मतलब निकाले जैसे निकालकर देश में पूरा इसको एक प्रकार से इसका प्रचार किया। तो प्रत्यर्थियों के पास कोई मुद्दा तो नहीं था बात करने के लिए, लेकिन जो हमारे मुद्दे थे उसका गलत मतलब निकालने का मुद्दा उनके पास था। तो 130 करोड़ प्रजा में जो बलहीन होते हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, जो डर जाते हैं, वैसे भी तो होते हैं लोग, तो उनके उस डर के वजह से कहीं वो अटक गए थे। लेकिन अंत में जिस प्रकार से पांडव का ही जीत हुआ है, वैसा हमारा भी भाजपा का न्याय का जीत हुआ है। इस जीत से हम तीसरी बार फिर से हम गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। और जिस गलत फहमी में ये लोग प्रजा को रखे हैं, अब की बार हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी, अमित शाह जी इसको निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे और फिर से ऐसी स्थिति पे लेके आएंगे कि प्रजा को अब की बार पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से वो लोग प्रत्यर्थियों के बातों में आकर भटक गए। मैम, दोनों अलायंस यानी एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों अलायंस टीडीपी और जेडीयू जो चंद्रबाबू नायडू जी है और नीतीश कुमार जी की तरफ ही देख रहे हैं, जो कि कौन से अलायंस को ये दोनों सपोर्ट करेंगे, उन्हीं का सरकार केंद्र में बनना चाहेगा। तो आपको क्या लगता है मैम, क्या ये दो पार्टियां एनडीए के तरफ ही रहेंगी? मैं बचपन से एक उम्मीद, एक मतदाता के जैसा और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट की तरह मैं चंद्रबाबू नायडू जी को जानती हूं। चंद्रबाबू नायडू जी एक मुख्यमंत्री की तरह एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। उनको क्या करना है, कैसे करना है या किस हद तक उनको सोचना है, इसका उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी है उनको। और मुझे पता है कि किस प्रकार से मोदी जी भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जिस प्रकार से अमित जी भी एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है, ये दो भी जानते हैं चंद्रबाबू नायडू जी। इसीलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका भी नहीं है कि 1 मिनट के लिए भी अपने अभी होने वाले कल मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के, वो इंडी के तरफ सोचेंगे भी नहीं। और मेरे हिसाब से आज दिल्ली में है, वो पत्र भी दे दिए हैं होंगे प्रधानमंत्री जी को, और इसका शुभकामनाएं हम देते हैं चंद्रबाबू नायडू जी को और आशा करते हैं कि फिर से आंध्र प्रदेश भी उनके मुख्यमंत्रित्व के दौरान काफी तरक्की देखेगी जो इतने दिन तक स्तंभित हो गई है। मैम, हैदराबाद पार्लियामेंट अगर देखे गया तो आपने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग किया है, बहुत ज्यादा वोटिंग के दिन हो, पोलिंग के दिन हो, उसके पहले हो, बहुत पार्लियामेंट हैदराबाद के हर एक गलियों में आपने गया है, आपने कैंपेनिंग किया है, फिर भी आपका जो वोट परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी जो है 3 लाख वोट से ज्यादा मेजॉरिटी पर जीत गया है और उनका कहना है कि आपके पोलराइज्ड कैंपेनिंग के वजह से ही आप जीत नहीं पाए। आप कैसा देखते हैं मैम? पहली बात तो यह है कि मैंने जितना भी कैंपेनिंग की है, मैं किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कही है। जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया है वो जिम्मेदारी में मुझे कैंपेनिंग करना है, प्रजा के पास जाना है, उन गलियों उस मोहल्लों में मुझे फिरना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इस कर्तव्य के प्रति बैलेट पेपर के वोटिंग वाले भी अपना जो पूर्ण विश्वास और है उसको उन्होंने निभाया है हमारे प्रति और हमको जिताया है। बैलेट वोटिंग में हमें सबसे ज्यादा अंक या आंकड़ा मिले हैं,
वोट्स मिले। अभी जब ईवीएम मशीन्स का वोटिंग हुआ है, 3,23,889 लोग आगे बढ़कर हमको वोट दिए हैं। भाई एक बात मैं कह सकती हूं कि ये सब प्यार और जो उम्मीद, जो भरोसा हमारे ऊपर था, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी वोटर्स पूर्ण प्रयत्न किए हमें हमारे ऊपर दिखाने की। इसमें ना बोगसिंग है, इसमें ना रिगिंग है, इसमें ना बूथ कैप्चरिंग है, इसमें ना राउडीज है, इसमें ना गालियां है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ना पुलिस कॉम्प्रोमाइज का स्थिति है, इसमें ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम न करने की बात है। इसमें स्वच्छ तरह से स्वयं लोग आगे निकलकर हमको चुने हैं। उनके लिए तो हम जिस दिन से, जिस मिनट से वो लोग वोट डाले, उसी दिन से हम उनके एमपी हो गए। अभी जीतने वाले कैसे जीते, अभी जीतने वाले कैसे जीते, ये वो भी स्वयं जानते हैं, उनके लोग भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी जानते हैं, तेलंगाना राज्य वाले भी जानते हैं, भारत देश भी जानता है। अब इसके ऊपर वो लोग बैंड बजाए, गाना गाले, रंग फेंके स्वयं पे, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने मतदाताओं के लिए आखिरी दम तक अपने लोकसभा पार्लियामेंट। दुनिया भर के 75 से ज्यादा विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई संदेश भेजे हैं। सूत्रों के अनुसार एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और कैरिबियन सहित विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं ने आम चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देने वाले प्रमुख नेताओं में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बृहस्पतिवार को यहां विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के रूप में शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने कक्ष में भाजपा नेता को शपथ दिलाई। सैनी ने हाल में करनाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के तरलोचन सिंह को हराया है। पहले इस सीट का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे थे। करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है।
एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और एक हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उन सबको मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक भी ऐसा सर नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, डबल इंजन सरकार का है। इसको हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार पार्टी का पुराना गढ़ तो भाजपा से छीना है, बुंदेलखंड भी कब्जा लिया। यादव लैंड की सीटों के साथ ही बुंदेलखंड में भी 3 प्रत्याशियों को जिता दिया। 2 मंत्रियों को हारने की ताकत दिखाकर मध्य उत्तर प्रदेश में नए सिरे से समीकरण साधे। इसका परिणाम ये हुआ कि लंबे समय बाद हर सीट पर तेजी से साइकिल दौड़ती नजर आई। वे गठबंधन के जरिए कमल को कई जगह से उखाड़ने में भी सफल हुए और अपनी सीट पर अपने ही रिकॉर्ड को फिर से दोहराया। इसके साथ ही मुलायम द्वारा यूपी में बनाए रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में पुणे के कुडलवाड़ी इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग की सूचना प्राप्त होते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की लपटें और काला धुआं उठते देख घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हल्द्वानी से ओखलकांडा ब्लॉक के पुपुड़ी गांव जा रही मैक्स बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे पतलोड के समीप 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि 7 लोगों को हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया है। दिल्ली में बुधवार की शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में बारिश होने से राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश होने की अनुमान जताया है। वहीं राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज यहां का अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान लगभग 42 और 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।